हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी सब इंस्पेक्टर की क्लास 1 के बारे में। देखिए, हाल ही में ही अनाउंस किया गया था कि अप्रैल में जो है वो आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो वो वैकेंसीज जो हैं वो मतलब उन वैकेंसीज के एग्जाम होंगे जिनके रद्द किए गए थे, और उसके बाद आपको जो है वो पूरा डिटेल दे दी जाएगी कब कब आपके जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एसआई के फॉर्म तो आपने भर दिए हैं, तो एग्जाम तो पता ही है आपको कि 100% आपका कंडक्ट होना ही है। तो उस हिसाब से तैयारी जो है वो अभी से रखिएगा, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एचपीएसआई से रिलेटेड है। बाकी अगर सिलेबस चेंज भी होता है बाद में जाकर तो भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो है वो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइंस सेक्शन कवर करेंगे, थोड़ा बहुत मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि साइंस सेक्शन अच्छे से पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आजकल साइंस सेक्शन पर फोकस किया जाता है, तो उसको भी देखेंगे, साथ साथ कुछ एचपीजीके के और भी अदर क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइटोरिड टेक्नोलॉजी रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आजकल जो है वो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज में देखी जाती है, ये निम्नलिखित में से किस चीज से रिलेटेड है। साथ साथ आपको जो है वो गैस करना है, अगर पता भी नहीं है, बाकी नहीं तो आपको पता लग ही जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो फाइटोरिड टेक्नोलॉजी है वो आपकी वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। कई बार इसकी जगह पर क्या आ जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ये भी होता है ऑप्शन में, यानी कि सीवेज जो भी आपका वेस्ट वाटर वगैरह होता है तो उसी का ही ट्रीटमेंट। तो दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन में हो सकता है, आपको दोनों याद रखने हैं। या फिर क्वेश्चन आपका रिवर्स हो सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज से रिलेटेड या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल न्यूज में है, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी फाइटोरिड। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, इससे ज्यादा जरूरत आपको जानने की नहीं है। बाकी अगर अपनी नॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एचपी सब इंस्पेक्टर का कोर्स पीडीएफ कोर्स मास्टर कोर्स जो है वो चला हुआ है, और उसमें आपको जो है वो एचपी जीके, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन जीके, पॉलिटी, सभी के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहां पर मिलेंगे। प्लस आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे 1000 से ज्यादा। और जब भी आपका पैटर्न अनाउंस हो जाएगा, अगर नया रहता है, अगर पुराना रहता है उस तरीके से, तो आपको मॉक टेस्ट भी जो है कम से कम कोशिश ये रहेगी कि 10+ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाए। बट अगर सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए गए तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप जीके स्टडी ऐप पर जा सकते हैं, एचपीएसआई 2022 कूपन कोड यूज कीजिएगा। जैसे आप ऐप ओपन करोगे आपको कोर्स वाला सेक्शन दिख जाएगा, 50% से ज्यादा डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम प्राइस, ठीक है। ये आप कहीं पर भी एनालाइज कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जो भी लोग कॉमन सी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि जिन्होंने एचपीजी के पढ़ने, करंट अफेयर पढ़ने हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जीके स्टडी ऐप पर पढ़ सकते हैं। हमने कल परसों से ही शुरू किया है, क्विज टेस्ट जो है हम डाल रहे हैं, फ्री में आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। तो एक फ्री सेक्शन है जीके स्टडी ऐप पर, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल है जिसमें हम एचपी के करंट अफेयर डाल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब फ्री वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन उस पर आने वाले हैं, तो आपने डाउनलोड करके जो है वो मोबाइल में रख लीजिएगा, बाकी नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोमीटर समटाइम सीन इन द न्यूज इज। जो फोटोमीटर है, कई बार अभी देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कई बार ये भी आ सकता है आपके फोटोमीटर क्या है, उसका यूज क्यों किया जाता है। तो फोटोमीटर का यूज किया जाता है, आपका फोटोमीटर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आपका फोटोमीटर यूज किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए एचपीएसआई में जो है वो साइंस अच्छे से पूछी जाती है, और आजकल और एग्जाम्स में भी पूछी जाने लगी है। तो कल जो वीडियो आएगी, यानी कि ये क्लास 1 है, और जो क्लास 2 होगी वो आपकी साइंस के लिए डेडिकेटेड होगी। ऐसे स्टूडेंट जिनको साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है उसमें कवर करवाए जाएंगे, जो कि सिंपल भी हैं और आपको पता होने जरूरी भी है, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन पहले। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, वहां पर जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं पहले ही बता देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वो आपको साइंस के ऊपर कल डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। उसके बाद फर्दर सो ऑन। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सजेशन के हिसाब से भी हम वीडियोस बना देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लम्फी स्किन डिजीज। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, हाल ही में ही जानवरों में बहुत सी जो गायें थी हमारी, ठीक है, उनकी डेथ हुई है लम्फी स्किन डिजीज के कारण, या फिर जो भी हमारे एनिमल थे। तो ये किस वायरस के कारण जो है वो आपकी हुई थी, इससे रिलेटेड कौन सा वायरस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है। कैप्रीपॉक्स वायरस किससे रिलेटेड है, आपका लम्फी स्किन डिजीज से रिलेटेड है, क्योंकि हाल ही में ही आपको पता है बहुत ज्यादा रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, बिकॉज।
जो आपकी इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो कोड होती है, तार होती है, वो आपकी ग्लो नहीं करती है, जबकि आपका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ग्लो करता है। इसका रीजन क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द कोड इज वेरी लो कंपेयर टू द हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू जो कोड होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए जो साइंस के क्वेश्चन है वो हम इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से समझ आ जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे टर्म्स होती है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़े जाते, बट कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो समझनी मुश्किल होती है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो अच्छे से, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको किसी चीज का मतलब समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो आपके पास गूगल है, आपके पास डिक्शनरी है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे आपकी इंग्लिश भी जो है वो इंप्रूव होगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो किस लिए होता है, रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो हीटिंग एलिमेंट का हाई होता है एज कंपेयर टू जो कोड का रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। इस वजह से जो है वो ग्लो करता है और एक पार्ट ग्लो नहीं करता है। अच्छा, अब कुछ यस और नो हमने आंसर यहां पर देने हैं और ये क्वेश्चन आपको पता होने बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यस और नो में कर दिया, ज्यादा झंझट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। सबसे पहला है यहां पर स्टेटमेंट कि एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ टू यील्ड हाइड्रोजन। यील्ड का मतलब यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्या बोला गया यहां पर कि जो एसिड है वो रिएक्ट करते हैं आपके एक्टिव मेटल्स के साथ, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, जब एसिड जो है वो एक्टिव मेटल के साथ आपका जो है वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज याद रखें। क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है कि भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन में होगा अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, सॉल्ट होगा तो सॉल्ट लगा लीजिएगा, ए और बी दोनों होंगे हाइड्रोजन और सॉल्ट, तो वो लगा लीजिएगा। तो आपको ये एक तरीके से पूरे तरीके से समझ आ गया अगर इसमें से एक दो क्वेश्चन निकलते भी हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड टेस्ट सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब ये लिटमस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लिटमस पेपर आपने देखा होगा। तो यहां पर पूछा गया है जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है, जो आपका ब्लू लिटमस है उसको चेंज कर देते हैं रेड में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। एक तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, दूसरा क्या है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है जब भी आप उसको एसिड में डुबाओगे या एसिड के कांटेक्ट में लेकर आओगे तो वो आपका जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये किसके केस में, ये आपके एसिड के केस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बेस हैज अ बिटर टेस्ट एंड चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, अब जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट है वो बीटर होता है, ये स्टेटमेंट है, और वो क्या करते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, एसिड क्या करते थे, ब्लू को रेड में, और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में। तो ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और इनका टेस्ट जो है वो बीटर यानी कि कड़वा होता है, इनका थोड़ा खट्टे टाइप का होता है। नेक्स्ट आपका बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। ये भी आपकी सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपकी सारी सही है, बस आपको सीधा सीधा याद रखना है क्या क्या चीजें जो है वो बताई गई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको जो है वो दिक्कत ना हो उसको पहचानने में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप और ऑल द थ्री प्राइमरी कलर्स प्रेजेंट। इनमें से जो है वो कौन से ग्रुप में तीनों प्राइमरी कलर जो बोले जाते हैं वो प्रेजेंट है। तो वो तो आपको पता ही होगा प्राइमरी कलर कौन कौन से है। तो प्राइमरी कलर हैं आपके रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। प्राइमरी कलर क्यों बोला जाता है इनको, कि जो भी आपके अदर कलर हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, ब्लैक हो, पर्पल हो, ठीक है, कोई भी अदर कलर है, वो इनको मिलाकर, आपस में मिलाकर ही जो है वो बनता है। एक प्रॉपर रेशो में अगर आपको पता है किस तरीके से इनको मिलाना है तो आप किसी भी कलर को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके प्राइमरी कलर है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। अगला है आपका टंगस्टन। टंगस्टन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फिलामेंट। देखिए टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रिक लैंप्स में बहुत ज्यादा एज अ फिलामेंट यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको जो है वो बताना है। तो इसका कारण सिंपल सा है कि इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। इसका जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है वो मेल्ट होता है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो विकिपीडिया के अनुसार 3422 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और कई जगह पर 3380 डिग्री सेल्सियस भी दिया है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि 3000 डिग्री सेल्सियस प्लस जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। इतने टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। ठीक है जी,
हाई रेजिस्टिविटी होती है, प्लस क्या है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, ग्रेटेस्ट होती है सभी मेटल्स में, ठीक है, यानी कि ग्रेटेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अमंग ऑल मेटल्स, ठीक है, सभी मेटल्स में। उसके बाद क्या है कि इसका लो वेपर प्रेशर होता है, लोएस्ट बोलिए आप, लोएस्ट, लो भी नहीं बोलेंगे, लोएस्ट वेपर प्रेशर जो है वो इसका होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा डायरेक्टली कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है, लोएस्ट वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बाद हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस कारण जो है ये लैंप्स में यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जो सिंबल होता है आपका टंगस्टन का वो होता है आपका W, ठीक है, मान लीजिए ये T नहीं होता है तो W होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा W। और इसको 1781 में एज अ न्यू एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था और आइसोलेट किया गया था 1783 में सबसे पहले, ठीक है। तो ये वैसे इतना ज्यादा खास नहीं है बट अपनी नॉलेज के लिए, जरूरी नहीं है कि आप उतना ही पढ़ें जितना आपको जरूरी है, अपनी थोड़ी नॉलेज के लिए भी आप पढ़ सकते हो, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हट के बात करते हैं, अब थोड़ी इंडियन जीके के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट आपको जो है वो यहां पर कंसीडर करने हैं। इंग्लिश वाले इधर देख लीजिएगा, हिंदी वाले इधर। शंकराचार्य अद्वैत का प्रचार किया इन्होंने, ठीक है, रामानुज विशिष्ट अद्वैत का प्रचार किया और माधवाचार्य द्वैत का प्रचार किया। अब इनमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है पेयर, ठीक है, कि शंकराचार्य से रिलेटेड सही है, रामानुज से रिलेटेड सही है या माधवाचार्य से रिलेटेड सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, ठीक है, 1 2 3 ये तीनों ही जो है वो सही है। शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रचार किया, ठीक है, और रामानुज ने जो है वो विशिष्ट अद्वैत का प्रचार किया और माधवाचार्य ने द्वैत का प्रचार किया। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये सेंट्रल एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो मैंने यहां पर जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो है वो कौन था, ठीक है। बाबर को आमंत्रित करने वाला जो भारत पर आक्रमण के लिए, एक था आलम खान और एक था आपका दौलत खान लोधी, ठीक है, दौलत खान लोधी, ठीक है, दौलत खान लोधी था। वैसे ऑप्शन में देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर आपके पास दौलत खान लोधी है तो आप इसको टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन माना जाता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा गया है कि उनमें से एक आमंत्रित करने वाला आलम खान था, वो कौन था, तो वो था आपका इब्राहिम लोधी का चाचा और दिल्ली के सिंहासन के लिए एक दावेदार, यानी कि एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी एंड अ प्रिटेंडर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, वो इब्राहिम लोधी का चाचा था और उसके साथ कौन था, वो था आपका दौलत खान। तो ये दोनों थे, आलम खान और प्लस दौलत खान लोधी, जिन्होंने जो है वो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था, ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर ऑप्शन में दौलत खान लोधी है तो ये सही होगा, ये मैं दोबारा से बोल रहा हूं। अच्छा, बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक इसको बोला जाता है, बाबर को बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। उसने 1526 से लेकर 1530 तक मुगल वंश पर शासन किया था और फरगना से जो है वो भारत आया था, ठीक है। बोला जाता है 1494 में फरगना के सिंहासन के लिए सफल हुआ जब वह केवल 12 वर्ष का था और मंगोल दल के आक्रमण के कारण उसको अपना पैतृक सिंहासन छोड़ना पड़ा था और यह बोला जाता है 1494 के आसपास जो है वो भारत आया था, ठीक है। उसके पिता, वह अपने पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और मां की तरफ से जो है वो चंगेज खान आपने सुना होगा, उसका वंशज था, ठीक है जी। पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी जिसमें उसने इब्राहिम लोधी को हराया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में, ठीक है जी, पहली लड़ाई। और इब्राहिम लोधी को उसने हराया था और आगरा पर जो है वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है जी। बाकी फर्दर जो है वो इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है कि खानवा के युद्ध में 1527 में उसने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में 1528 में उसने राजपूतों को हराया था, ठीक है। तो बाबर की 1526 में पानीपत की लड़ाई, ठीक है, उसके बाद 1527 में आपकी यहां पर खानवा की लड़ाई और 1528 में इसकी चंदेरी की लड़ाई। तो ये लड़ाइयां थोड़ी याद रखेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुझके बाबुरी या बबूरी जो है वो बाबर की आत्मकथा है और 1530 में आगरा में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 3 बैटल तो आपको याद रखनी है और किस किस को हराया था वो भी आपको याद रखना है। बाकी जब फर्दर हम और क्लासेस करेंगे तो और डिटेल में जो है वो क्वेश्चन आएंगे। यहां पर बाबर का नाम आया था तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर जो है वो ऐड कर लिए, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगली नहीं, अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ चेरास, ठीक है, चेरों की राजधानी क्या थी, ठीक है। देखिए, चेर जो थे, जो आपके शासन करते थे, यहां पर आपको एक एरिया दिख रहा होगा, ये रेड कलर में, ठीक है। इनका जो एरिया था जहां पर ये शासन करते थे वो एरिया था आपका, एक तो केरला हो गया,
ठीक है, प्लस एक आपका सेंट्रल तमिलनाडु हो गया, यहां पर आप देख ही सकते हैं सेंट्रल तमिलनाडु, ठीक है, जिसको कोंगू रीजन भी बोला जाता था, कोंगू रीजन जो तमिलनाडु का था। तो यहां पर जो है वो इनका अधिकार था, ये दिया है। और यहां पर आई थिंक पांड्यास का अधिकार था, ठीक है, चोलास का, यहां पर देख सकते हैं, यहां चोलास का, पुलिंदास का यहां पर, ठीक है, ये कोंगू रीजन जो यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, यहां पर। और केरला के पार्ट में जो है वो इनका जो है वो शासन था, और इनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी वंजी, ठीक है, वंजी जो है वो याद रखिएगा, ये राजधानियां वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इनका फ्लैग जो होता था, ठीक है, इनका फ्लैग मान लीजिए ये फ्लैग है, तो इस पर जो है मतलब इस तरीके का फ्लैग होता था, ये इसको काट दीजिए, इस तरीके का फ्लैग होता था, और इस पर जो है वो एक धनुष बाण जो है वो बना होता था, ठीक है, धनुष बाण करके इस पे बना होता था, बो एंड एरो। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, और क्या खास बात है, एक तो आपको पता लगा कि वंजी और इनका जो शासन था वो केरला और सेंट्रल तमिलनाडु, जिसको कोंगू रीजन भी बोलते हैं, वहां पर जो है वो इनका शासन था। कॉइन और लेड के सिक्के, ठीक है, किस किस के, सॉरी कॉइन नहीं, कॉपर, कॉपर प्लस लेड के जो कॉइन थे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे किसने, चेराज ने। ये चीज याद रखिएगा, किसके, कॉपर और लेड के। उसके बाद जो भी इनके कॉपर के कॉइन होते थे या फिर जो भी इनके लेड के कॉइन होते थे, उस पर बो और एरो, ठीक है, यानी कि जो आपका तीर कमान होता था वो जो है वो खुदाई उसकी की जाती थी। तो ये इनका प्रतीक था। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। वैसे एसआई के लिए इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद रखिएगा। कॉपर और लेड की इन्होंने शुरुआत करी थी, केरला और सेंट्रल तमिलनाडु कोंगू रीजन में थे, और वंजी जो है वो इनकी राजधानी थी। आने वाले में और भी राजधानियां कवर करेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में अमला शब्द का उल्लेख किसके लिए है, ठीक है। अमला जो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है, उसमें अमला एक वर्ड यूज किया जाता है, वो किसके लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका रेवेन्यू ऑफिशियल्स अंडर जमींदार, जमींदारों के अधीन जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था आपका अमला। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी भारत के औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में 1813 की द फिफ्थ रिपोर्ट किससे संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, द फिफ्थ रिपोर्ट कब आई थी, वो आई थी आपकी 1813 में, ठीक है। और ये रिलेटेड है आपकी द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई प्रशासनिक गतिविधियों के ऊपर जो है वो ये रिपोर्ट थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में जो है वो प्रेजेंट की गई थी। तो ये द फिफ्थ रिपोर्ट कब आई थी, 1813 में। किससे रिलेटेड थी, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक्ट, जो भी उसकी एक्टिविटी थी उससे रिलेटेड। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, कि भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अधिनियम या फिर एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1909, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इसमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं लगा देते हैं आपका 1919, तो इसका 1909 है। और ये इसमें क्या किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना। तो ये क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि एक तो ये पृथक निर्वाचन मंडल पूछ लिया जाता है, कई बार इसमें कंफ्यूजन है, कई बार ये मतलब कि यहां से हटा के ये मुसलमानों यहां पर लिख दिया जाता है। तो दोनों का आंसर जो है वो आपका एक ही होने वाला है, 1909। अच्छा, 1909 की खास बात क्या है कि इसको जो है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। तो ये भी याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे, ये आए थे आपके 1909 में। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और मार्ले मिंटो सुधार में और क्या चीज हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी। जो भी आपके केंद्र थे और जो भी प्रांत थे, उसमें जो विधान परिषद थी उसके आकार को जो है, यानी कि उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया था। तो ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Who led the बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, सबसे पहले 1928 में बारदोली सत्याग्रह जो है वो आपका हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका, सरदार की उपाधि इनको उसी से बाद मिली थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो इसका जो है वो आपका नेतृत्व किया था। और जो सरदार की उपाधि दी गई थी इनको, वो दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा।
तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। उसके बाद जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया भारत के बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी, क्योंकि भारत को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, मतलब उन्होंने ही भारत को जोड़ा था। तो ये लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। उसके बाद सरदार की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इतने पॉइंट जो है वो आपको इनके बारे में याद रखने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ठीक है, कॉफी का कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका पूरे विश्व में? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पर आपका ब्राजील है। सेकंड नंबर पर आपका जो है वो वियतनाम है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका जो है वो कोलंबिया है। ठीक है, ये आपके टॉप 3 है। बात करें अगर इंडिया के रैंक की, तो इंडिया का रैंक जो है वो आपका 7th है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है? तो वो है आपका कर्नाटका। इंडिया में जो पहला प्लेस है वो कर्नाटका का है। विश्व में पहला प्लेस ब्राजील का है, इंडिया में कर्नाटका का है। इंडिया का रैंक जो है वो 7th है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है, देखिए गुणवत्ता के हिसाब से जो, मतलब कि सबसे अच्छी कॉफी, गुणवत्ता के हिसाब से जो सबसे अच्छी कॉफी है वो इथोपिया की है। और ऐसे अगर इथोपिया का रैंक देखें वर्ल्ड वाइड तो वो है आपका 5th, बट गुणवत्ता के हिसाब से सबसे अच्छी कॉफी इसकी है, इथोपिया की है। तो इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। इंडिया का रैंक 7th है और कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो होती है। अच्छा, इंडिया में कॉफी के टाइप, मतलब कि जो कर्नाटका में कॉफी होती है, इंडिया में किस तरीके की कॉफी जो है वो लगाई जाती है? तो एक तो कॉफी रोबस्टा है, ठीक है, उसके बाद कॉफी अरेबिका है, और एक है आपकी लाइबेरिया, कॉफी लाइबेरिया। तो ये 3 प्रकार की कॉफी के पौधे हैं जो बहुत ज्यादा इंडिया में जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट ओड्स के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी लेखिका है आपकी सानिया मिर्जा। ठीक है, 2016 में इन्होंने अपनी पुस्तक का विमोचन किया था और इनकी जो है वो अपने लाइफ स्टोरी, यानी कि अपने जीवन के बारे में जो है वो ये बुक इन्होंने लिखी है, एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है। अच्छा, सानिया मिर्जा से रिलेटेड अभी हाल ही में ही कौन सी न्यूज है? आपको पता ही है कि WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग का अभी जो है वो मार्च में शुरुआत होने वाली है। और इसके लिए जो RCB टीम है, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसकी जो मेंटर बनाई गई है वुमेन्स की, ठीक है, वो बनाई गई है आपकी सानिया मिर्जा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और WPL के ऊपर कौन सी टीम की कौन सी जो है वो मालिक, कौन सी कंपनी है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में एक शॉर्ट बनाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। 60 सेकंड के अंदर आपको जो है वो एक अच्छे से टॉपिक समझ आ जाता है, जिसमें से आपको बहुत सारे करंट अफेयर निकलते हैं। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। अच्छा, रोहन बोपन्ना जो हैं वो भी आपके इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और लिएंडर पेस भी आपके टेनिस प्लेयर हैं इंडियन, और यूकी भंडारी भी जो है वो आपके टेनिस प्लेयर है। तो ये तीनों ही जो है वो टेनिस प्लेयर हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी। और सानिया मिर्जा तो आपको पता ही है, टेनिस ही प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, हिमाचल जीके की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच किंग ऑफ मंडी बिल्ट द कमलाह किला? ठीक है, वैसे कमलाहगढ़ बोलते हैं इसको, कमलाहगढ़, बट कई जगह पर जो है वो कमलाह भी लिखा आता है। कि मंडी के किस राजा ने कमलाहगढ़ किले का जो है वो निर्माण करवाया था? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सूरज सेन। ये तो आपको पता ही होगा, सूरज सेन ने जो है वो 1625 में आपके कमलाहगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और कौन कौन से किले जो हैं वो आपके मंडी जिले में पड़ते हैं? तो सिकंदराधार फोर्ट, सिकंदराधार फोर्ट ये भी आपका जो है वो मंडी में पड़ता है, धर्मपुर तहसील में। उसके बाद आपका एक पड़ता है पंगाणा फोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन से, एक तो आपका कमलाहगढ़ फोर्ट, सिकंदराधार फोर्ट और पंगाणा फोर्ट, ये तीनों आपके जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मस्तगढ़ किला स्थित है? मस्तगढ़ किला आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, मस्तगढ़ फोर्ट। तो ये है आपका कांगड़ा में, कांगड़ा जिले में जो है वो मस्तगढ़ फोर्ट पड़ता है, और ये आपका नूरपुर तहसील में है। अगर आपसे कभी तहसील पूछ ली जाए, ठीक है, कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है, तहसील भी पूछ ली जाती है, तो मस्तगढ़ आप कांगड़ा से याद रखिएगा। अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गणेशगढ़ किला है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंबा। गणेशगढ़ किला आपका चंबा में है, और चंबा सिहुता में है ये आपका।
और इसको जो है वो आपका लोदरगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार लोदरगढ़ फोर्ट भी बोला जा सकता है या फिर गणेशगढ़ फोर्ट भी जो है वो आपको बोला जा सकता है। कहां पर है? आपका चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध ताबो बौद्ध विहार निम्नलिखित में से किसका बना हुआ है? ठीक है, जो ताबो बुद्धिस्ट विहार है वो निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है, ये आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्ले, यानी कि मुख्यतः मिट्टी के गारे से जो है वो बना हुआ है। अब देखिए, ताबो बौद्ध विहार जो है वो आपका एक तो स्पीति नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद 996 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और अगर स्पीति के और बौद्ध विहारों की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ताबो विहार हो गया, सेकंड हो गया आपका धनकड़ बौद्ध विहार हो गया, उसके बाद आपका की बौद्ध विहार हो गया। ठीक है, तो ये स्पीति में पड़ते हैं और लाहौल के अलग हैं, जिसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 आपको जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका भेंट और बिहागड़ा। ये बिहागड़ा है। ठीक है, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत की श्रेणी के हैं। ठीक है, यानी कि कौन से कैटेगरी में जो है वो ये सॉन्ग आते हैं, रिलीजियस है, चरवाहा है, विवाह गीत है, या कौन से हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका धार्मिक गीत। ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग होते हैं आपके भेंट और बिहागड़ा, डायरेक्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ही फिजी देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, ये 2 से 3 दिन पहले की न्यूज है, किसको हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है? ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये फिजी में हुआ था। और किसे जो है वो हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है? तो इनका नाम है आपका प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। ठीक है, प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। ठीक है, ये क्या थे? ये आपके एचपी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके पहले वाइस चांसलर थे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 2022 में, इनका कार्यकाल समाप्त होना था, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इन्हें जो है, और ये संस्कृति मंत्रालय में जो है वो सलाहकार के पद पर जो है वो काम कर रहे हैं, और हाल ही में ही जो है वो इनको अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये एक एचपी का करंट अफेयर हो गया आपका इंपॉर्टेंट, तो यहां पर मैंने ऐड कर दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो साइंस के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कैंडिडेट की साइंस इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करवा दीजिएगा। और बाकी इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बाकी कोई भी आपको जो है वो सजेशन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोर्स आप चाहें तो हमारा पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी और भी डिटेल में आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।